हम भारत के भौतिक प्रदेश कर रहे थे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। उसमें हम फर्स्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है हिमालयन माउंटेन रीजन, वो डिस्कस कर रहे थे। और हिमालय पर्वतीय प्रदेश में हमने ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय वाला भाग, ट्रांस हिमालय और मेन हिमालय वाला पार्ट ऑलरेडी कर लिया है। उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम पूर्वांचल जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हिमालय पर्वतीय प्रदेश यहाँ स्थित है भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। नया बना हुआ नवीन वलित पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन, जो टर्शरी पीरियड में या तृतीय युग में बना था। और इसकी उत्पत्ति से संबंधित दो प्रमुख सिद्धांत है, एक तो कोबर का जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति का सिद्धांत, और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस हिमालयन माउंटेन रीजन के 3 पार्ट्स हैं। इसके 3 पार्ट्स में है, एक तो ट्रांस हिमालय, फिर है मुख्य हिमालय मेन हिमालय, उसके अलावा है पूर्वांचल वाला भाग। मेन हिमालय में हमने डिस्कस किया था कि ये यहाँ पर मुख्यतः मेन हिमालय में 3 रेंजेस हैं जो पैरेलल मूव करती हैं, और इनकी विड्थ चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है और पूरब में चौड़ाई कम है। और जो वेस्ट टू ईस्ट इनका एक्सटेंशन है पश्चिम से पूरब तक 2400 किलोमीटर का है। तीनों ही यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। इनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिलती है, नेपाल हिमालय वाले या नेपाल वाला जो भाग है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊंचाई है, हाइट ज्यादा है। और ये वाला जो हिमालयन माउंटेन रीजन है कहाँ कहाँ कौन कौन से कंट्रीज में विस्तृत है, इंडिया, तिब्बत, नेपाल और भूटान में। तिब्बत मीन्स चाइना में विस्तृत है। और इस हिमालय वाला जो पार्ट है उसका दक्षिणी ढाल, भारत की ओर जो ढाल है वो तो तीव्र है, काफी स्टीप स्लोप है, और पीछे की तरफ तिब्बत की तरफ, चाइना की तरफ जो स्लोप है वो बहुत मंद है या जेंटल स्लोप है। और इसी वजह से जो उत्तरी ढाल है पीछे वाला नदन स्लोप, जो कि मंद है, जेंटल है, वहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। और स्नो लाइन की हमने बात की थी, वेस्टर्न हिमालय की स्नो लाइन थोड़ी ऊंची है क्योंकि वेस्टर्न हिमालय वाली तरफ बारिश थोड़ी कम होती है। ईस्टर्न हिमालय की जो स्नो लाइन है वो थोड़ी नीचे है क्योंकि ईस्टर्न साइड में काफी ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। फिर हमने ये भी देखा कि दोनों तरफ इसके सिंटेक्सियल बैंड है, यहाँ पे भी घूम जाती है ये श्रेणी और इस तरफ भी घूम जाती है। यहाँ जब ये रेंज घूमती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ विस्तृत होती है, तो उससे बनते हैं पूर्वांचल। और यहाँ पर जब ये टर्न होती है तो यहाँ पाकिस्तान के कुछ माउंटेन्स बनते हैं, जैसे कि सुलेमान और किरथर जैसी श्रेणियां या रेंजेस। और 3 रेंजेस हैं इसमें, एक तो है ग्रेट हिमालय, मेन मुख्य हिमालय का पार्ट है ग्रेट हिमालय, सबसे नदन मोस्ट रेंज। फिर है मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणी आती है। अब इन तीनों श्रेणियों को एक एक करके अगर देखें तो सबसे पहली ग्रेट हिमालय वाली जो रेंज है, जो नदन मोस्ट रेंज है, सबसे उत्तरी श्रेणी, वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक विस्तृत है। और 2400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत ये जो श्रेणी है, इसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है, विड्थ 25 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6100 मीटर है। और हाईएस्ट पीक जो इसमें पाई जाती है वो है माउंट एवरेस्ट। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, इसीलिए ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंज भी है। और ऊंची श्रेणियां जो होती है वहां ग्लेशियर्स होते हैं, और इन हिमनदों से, ग्लेशियर से निकलती हैं भारत की बहुत सारी नदियां। और एक कंटिन्यूस रेंज होने की वजह से इसमें कई जगह दर्रे हैं, पासेस हैं। उन पासेस को भी हम आगे चल के देखेंगे। लेसर हिमालय, मध्य हिमालय जो हमने किया था वो ठीक ग्रेट हिमालय के आगे वाला पार्ट है। ये भी 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी जो एवरेज विड्थ है, चौड़ाई औसत, वो 50 किलोमीटर के आसपास है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 3700 से लेकर 4500 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, 3700 मीटर से 4500 मीटर। डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके या डिफरेंट नेम्स हैं इसके, इस रेंज के। और जो नाम है, एक तो है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है मसूरी नाग टिब्बा, फिर नेपाल वाले भाग में महाभारत, सिक्किम में डोकिया, और भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कई सारी वैलीज देखने को मिलती है, और मोस्टली जो वैलीज हैं इन दोनों के बीच में, इन सब के नाम के से शुरू होते हैं। एक तो है कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। कुल्लू और कांगड़ा दोनों हिमाचल प्रदेश में है। और उसके अलावा है नेपाल की काठमांडू घाटी। ये सब वैलीज इसमें है। हाइट इसकी ज्यादा नहीं है, इसी वजह से सर्दियों में तो इस पर बर्फ जमी होती है और गर्मियों में इसकी बर्फ पिघल जाती है। गर्मियों में बर्फ पिघलने पर यहाँ जो ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ घास के मैदान विकसित होते हैं। और ये ग्रासलैंड्स जो हैं जम्मू कश्मीर में कहलाते हैं मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब आपने सुने होंगे नाम। तो मर्ग कहलाते हैं जम्मू कश्मीर में। और उत्तराखंड वाला जो भाग है वहां इनको कहते हैं बुग्याल, प्याला नाम से जाना जाता है इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स को, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को।
और जो ऋतु प्रवास किया जाता है, यहाँ के स्थानीय समुदाय क्या करते हैं, जब गर्मियां होती हैं तो अपने पशुओं को लेकर ऊपर घास के मैदानों में चले जाते हैं, और सर्दियों के समय जब घास के मैदान बर्फ से ढक जाते हैं तो वो स्थानीय समुदाय वहां से नीचे की ओर आ जाते हैं, घाटी की तरफ। तो इस तरह से ऋतु प्रवास यहाँ पर मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में कई लोग करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ कई सारे पर्यटन स्थल है, कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल, ये सब टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पर मिडिल हिमालय वाले पार्ट में देखने को मिलती है। इसमें कुछ पासेस भी हैं, कुछ दर्रे भी हैं मिडिल हिमालय में, जैसे पीर पंजाल पास है, बनिहाल नाम का पास है। तो इस रेंज में ये मेजर चीजें हैं। उसके बाद अगर देखें तो शिवालिक तीसरी श्रेणी है, थर्ड रेंज है मुख्य हिमालय की, सबसे आगे है, सबसे दक्षिणतम है, सबसे बाहरी है, इसीलिए इसको बाहरी श्रेणी भी कहा जाता है, या आउटर हिमालय भी इसको कहते हैं। और इसकी हाइट सबसे कम है, 500 से 1500 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। इसका विस्तार भी उतना ही है वेस्ट टू ईस्ट, पर ये कंटिन्यूस नहीं है, इसके कई सारे छोटे छोटे भाग हैं, बीच में कई जगह ये कटी फटी है, तो ये एक कंटिन्यूस रेंज नहीं है। उसके साथ साथ इस रेंज के श्रेणी के भी कुछ एक स्थानीय नाम है, कुछ लोकल नेम्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में इसको कहा जाता है जम्मू पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश में कोई अलग से नाम नहीं है। उसके बाद यहाँ उत्तराखंड जो है वहां इसको कहते हैं दूधवा धांग, नेपाल वाले भाग में भी इसको कहा जाता है, एक अलग नाम दिया जाता है इसको चूड़िया घाट। और फिर अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है वहां पर दाफला, मिसमी, अबोर, मिरी, इस तरह की जो पहाड़ियां हैं वो इस शिवालिक वाले हिस्से का, शिवालिक वाली श्रेणी का भाग है। फिर शिवालिक श्रेणी और इसके पीछे जो मिडिल हिमालय है, शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में कई सारी घाटियां बनती हैं, और वो जो वैलीज हैं, समतल घाटियां, फ्लैट वैलीज, उनको वेस्टर्न हिमालय वाले साइड में तो कहते हैं दून, और ईस्टर्न हिमालय वाला जो साइड है वहां उनको कहा जाता है द्वार। और दून और द्वार के उदाहरण आपको पता है, देहरादून, कोटली दून, हरिद्वार। तो ये जो है इस तरह की दून जो होती है वो घाटियां होती हैं, और चावल की खेती के लिए ये दून और द्वार नाम की जो घाटियां ये फेमस है। चोस जो है ये हमने कल डिस्कस किया था। चोस क्या होते हैं, स्थानीय क्या टेम्परेरी स्ट्रीम्स होती हैं और अस्थायी धाराएं होती हैं। ये मॉनसून के दौरान बनती है, जब पर्वतों से ऐसे पानी गिरने लगता है, और ये जो धाराएं हैं इसका ये नाम चोस जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये टेम्परेरी स्ट्रीम्स का जो नेम है ये इन दो राज्यों में इसको इस नाम से बुलाया जाता है। और ये चोस नाम की जो धाराएं ये क्या करती हैं, ये डिवाइड कर देती हैं, डाइसेक्ट कर देती हैं शिवालिक माउंटेन रेंज को बहुत सारे पार्ट्स में। तो ये है शिवालिक रेंज। अब आज जो है हमें हिमालय पर्वतीय प्रदेश का तीसरा भाग करना है, पूर्वांचल वाला। अब तीसरा भाग हम करें उससे पहले इस कश्मीर घाटी कल हमने देखा था, कश्मीर वैली। और हमने देखा कश्मीर घाटी जो है वो कहाँ है, बृहद हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय, और मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय के बीच में, मिडिल हिमालय के बीच में, बृहद या महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच में। ये जो कश्मीर घाटी है इन दोनों रेंजेस के बीच में, ये बहुत फेमस है। इसी घाटी क्षेत्र में श्रीनगर है। इस घाटी की खास बात यह है कि यहाँ पर एक विशेष चीज पाई जाती है, और उस विशेष चीज का नाम है करेवा। अब ये करेवा क्या होता है वो डिस्कस करेंगे हम। करेवा, अब क्या आपको याद है कि कश्मीर में या जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में मध्य हिमालय वाली श्रेणी का नाम क्या है? मिडिल हिमालय के अलग अलग रीजनल नेम्स है, तो मिडिल हिमालय का जम्मू कश्मीर में क्या नाम है? अगर आपको याद हो तो पीर पंजाल नाम है, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल श्रेणी का जब निर्माण हो रहा था उस समय जो कश्मीर घाटी क्षेत्र है वहां कई सारी टेम्परेरी लेक्स जो है, अस्थायी झीलें, उनका निर्माण हुआ। अब अस्थायी झीलें कैसे बनी? तो देखिए, जब भी कभी पर्वत बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स,
तो आसपास जैसे मिडिल हिमालय वाला पार्ट बना होगा, मध्य हिमालय, तब जो आसपास सेडिमेंट्स है, अवसाद, वो अवसाद ऊपर चढ़े होंगे फोल्डिंग के दौरान, तब जाकर वो माउंटेन बना, वो सेडिमेंट्स के ऊपर की तरफ जाने की वजह से। तो जब ये कोई पर्वत बनता है फोल्डिंग की वजह से और ऊपर की तरफ जाते हैं सेडिमेंट्स, तो उस स्थिति में क्या होता है, जहां से सेडिमेंट्स ऊपर चढ़ते हैं वहां एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, वहां एक गड्ढा क्रिएट होता है। तो जब ग्रेट हिमालय के ठीक आगे पीर पंजाल रेंज बन रही थी, तो जो सेडिमेंट्स हैं वो ऊपर चढ़कर पीर पंजाल के निर्माण में चले गए, या फोल्डिंग में पीर पंजाल रेंज के निर्माण में यूज हो गए, और इसी वजह से ग्रेट हिमालय के ठीक आगे डिप्रेशन क्रिएट हुए, कुछ गड्ढे बने, गर्तें बनी, और उनमें आकर नदियों का पानी जब इकट्ठा हुआ तो उससे बनी कुछ अस्थायी झीलें। अब ये अस्थायी झीलें कैसे बनी वो देखते हैं। अब देखिए, इन अस्थायी झीलों में जो अवसाद होते हैं उन्हीं को करेवा कहते हैं। अब ये झीलें कैसे बनी वो देखिए। मान लीजिए ये ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय के ठीक आगे जब पीर पंजाल रेंज बनी तो यहाँ जितने भी सेडिमेंट्स थे, जितने भी अवसाद वगैरह थे, वो सब अवसाद ऊपर चढ़कर पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण में योगदान करते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट होता है, और ये जो डिप्रेशन क्रिएट हुए कश्मीर घाटी क्षेत्र में कई जगह ऐसे डिप्रेशंस, गड्ढे बने, और इस तरह के जब डिप्रेशंस बने तो वृहद हिमालय से, ग्रेट हिमालय से जो नदियां आती हैं वो नदियां आकर इसमें पानी इकट्ठा कर दिया नदियों ने। उसकी वजह से ऐसी टेम्परेरी लेक्स बनी, झीलें बनी। कहाँ बनी? कश्मीर घाटी में बनी, कश्मीर घाटी में। और ऐसी जो झीलें बनी कश्मीर घाटी में, उन झीलों में ये नदियां सेडिमेंट्स लेकर आई, अवसाद लेकर आई। अब कौन कौन से अवसाद लेकर आई? नदी निकलती है हिमनद से, ग्लेशियर से, तो ग्लेशियर के जो सेडिमेंट्स होते हैं या ग्लेशियर जो टुकड़े अपने साथ लेकर आता है वो भी नदी के पानी के साथ कई बार आ जाते हैं। तो हिमनद के अवसाद, और हिमनद के अवसाद जो है वो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो नदी अपने साथ हिमनद के अवसाद या ग्लेशियल सेडिमेंट्स लेकर आई, और वो ग्लेशियल सेडिमेंट्स इस तरह की जो लेक्स होती हैं, टेम्परेरी लेक्स, उनमें आकर जम गए। उसके साथ साथ नदी और क्या लेकर आती है? नदी खुद जब नीचे की तरफ गिरती है तो नदी खुद भी इरोजन करती है, खुद भी काटती है पर्वतों को, और नदी की गतिविधियों से जो पर्वत कटते फटते हैं और छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, उन छोटे टुकड़ों को नदी अपने साथ लेकर आती है। तो नदी ग्लेशियल सेडिमेंट्स के साथ साथ अपने साथ लेकर आती है रिवराइन सेडिमेंट्स भी, नदी के खुद के अवसाद भी, खुद जो काट कर लेकर आती है, अपरदित करके, इरोजन करके, उन सेडिमेंट्स को भी नदी अपने साथ लेकर आई, और झील में धीरे धीरे वो सेडिमेंट्स इकट्ठे होने लगे। और झील के आसपास जो किनारा होता है वहां से भी जो गाद, मिट्टी या जो भी टुकड़े चट्टानों आदि के छोटे मोटे, तो ये बारीक टुकड़े वगैरह भी झील में गिरे। तो यहाँ पर धीरे धीरे सेडिमेंट्स इकट्ठा होने से जो झील का पानी है, जल स्तर, वो पानी ऊपर उठता गया, और ये झील सेडिमेंट से भरती गई, भरती गई। एक समय ऐसा आया जब पूरी की पूरी झील जो है वो अवसादों से भर गई और पानी बचा ही नहीं, पूरी सेडिमेंट से फिलअप हो जाएगी, पूरा का पूरा अवसादों से भर गई। तो इस तरह से झील जब पूरी अवसादों से भर गई तो यहाँ पर कश्मीर घाटी वाले क्षेत्र में अस्थायी झीलें जो है वो समाप्त हो गई, और नदियों का पानी जो है वो तो अपना मार्ग तय करके आगे चला ही गया, साइड से होकर, और जहां जाना था वो आगे की तरफ चला गया नदियों का पानी। तो नदियों का पानी तो आगे बहकर चला गया और झील जो है वो समाप्त हो गई, और झील, पूरी की पूरी झील वाला जो एरिया था वो किससे भर गया? अवसादों से भर गया। और ये जो झील में अवसाद हैं, सेडिमेंट्स हैं, इन्हीं को कहा जाता है, कश्मीर में इनको कहा जाता है करेवा। और करेवा वाले जो सेडिमेंट्स होते हैं जो झील में पाए गए थे, ये किस किस के अवसाद हैं? तो यदि हम देखें किस किस के अवसाद हैं, तो एक तो ये हिमनद के अवसाद हैं, हिमनद अवसाद मतलब ग्लेशियल सेडिमेंट्स, ग्लेशियल सेडिमेंट्स। उसके अलावा और किसके अवसाद हैं? हिमनद के साथ साथ नदी भी तो लेकर आई थी अवसाद, तो ये नदी के अवसाद भी हैं, नदी के अवसाद, या फिर इनको रिवराइन सेडिमेंट्स कह सकते हैं, रिवराइन सेडिमेंट्स।
और तीसरा झील में इकट्ठे हुए हैं और झील के आसपास के किनारे वाले क्षेत्र से भी छोटी मोटी कुछ सेडिमेंट्स जो हैं अवसाद वो इसमें आकर इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें झील के अवसाद भी सम्मिलित हैं, झील अवसाद, या आप लेकुस्टराइन सेडिमेंट्स कह सकते हैं इसको, सेडिमेंट्स। तो बेसिकली करेवा किसको कहा जाता है, तो करेवा कश्मीर घाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले अवसादों को कहते हैं, और इन अवसादों में सम्मिलित है हिमनद, झील, नदी के अवसाद। तो करेवा और कुछ नहीं, सेडिमेंट्स हैं जो सेडिमेंट्स फाउंड इन कश्मीर वैली रीजन विच इंक्लूड्स ग्लेशियल, रिवराइन एंड लेकुस्टराइन सेडिमेंट्स। और ये जो अवसाद हैं ये बहुत उपजाऊ होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं, और ये जो फर्टाइल सेडिमेंट्स हैं इन उपजाऊ अवसादों में खेती की जाती है, और इन उपजाऊ अवसादों में किसकी खेती की जाती है, तो केसर की खेती की जाती है इनमें, केसर की। तो ये जो है मेनली यूज में लिए जाते हैं सैफरन कल्टीवेशन के लिए, केसर की खेती के लिए। कहीं कहीं इनमें चावल की खेती भी करते हैं, बट मेनली ये फेमस है, केसर की खेती होती है। तो यदि आपसे 2 नंबर में कहीं पूछा जाए करेवा क्या है, तो करेवा का अर्थ है कश्मीर घाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले झील, नदी तथा हिमनद के अवसाद जो अत्यधिक उपजाऊ हैं, जिनमें केसर की खेती की जाती है। और इंग्लिश में अगर देखें तो आप लिखेंगे करेवा आर फाइन सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्स फाउंड इन कश्मीर वैली रीजन विच इंक्लूड्स रिवराइन, ग्लेशियर एंड लेकुस्टराइन सेडिमेंट्स विच आर वेरी फर्टाइल एंड आर यूज्ड फॉर सैफरन कल्टीवेशन। तो सैफरन कहो, जाफरान कहो, ये सब केसर का ही नाम है, तो केसर की खेती के लिए उपयोगी। तो करेवा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो कश्मीर घाटी से रिलेटेड करेवा ध्यान रखना है। और ऋतु प्रवास जो है, ट्रांसह्यूमेंस सीजनल माइग्रेशन जो हमने किया था, वो भी आपके 2 नंबर में आ सकता है। तो सीजनल माइग्रेशन भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन के साथ ही पशुओं के साथ जब स्थानीय समुदाय चारे और जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। और कश्मीर में और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह का ऋतु प्रवास किया जाता है कई स्थानीय समुदायों द्वारा, और खास तौर पर गुर्जर और बकरवाल जो समुदाय हैं उनके द्वारा। Transhumance or seasonal migration means that local communities travel along with their animals in search of fodder and water to some places with the change in season, and in Kashmir or in Himalayan region, mainly Gujar and Bakarwal communities practice transhumance or seasonal migration. So हिमालय पर्वतीय प्रदेश में हमने ट्रांस हिमालय देख लिया है, 3 भाग है उसमें ट्रांस हिमालय देख चुके हैं। मेन हिमालय हमने देख लिया, अब हमारा क्या पार्ट बचता है, पूर्वांचल। तो अब हम पूर्वांचल वाले सेक्शन को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम हिमालय से रिलेटेड और भी चीजें जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। पूर्वांचल की अगर बात करें, ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मैंने आपको पॉलिटिकल मैप में याद करने को कहा था कौन सा स्टेट कहाँ पर है। अगर इनकेस आपने याद नहीं किया और आपको ध्यान नहीं है, तो यहाँ मैं बता दूं, ये वाला जो सेक्शन है, ये पूरा पार्ट, ये यहाँ तक, ये जो स्टेट है, ये पूरा का पूरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये है नागालैंड। उसके बाद नागालैंड के बाद आ जाता है मणिपुर, मणिपुर के बाद आ जाता है यहाँ मिजोरम, यहाँ पर ये है त्रिपुरा, ये जो पार्ट है यहाँ ये है मेघालय, और ये जो हिस्सा बचता है यहाँ पर ये है असम। तो ये मेन स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब इनमें पूर्वांचल जो पहाड़ियां उनकी हम बात करेंगे। तो पूर्वांचल है क्या और किसे कहा जाता है, तो उत्तर पूर्वी भारत वाले क्षेत्र में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाला जो स्टेट है, जहां हिमालय ब्रह्मपुत्र जो नदी घाटी है उसके आगे टर्न हो जाता है, सिंटेक्सियल बेंड है, अक्षांगीय मोड़, उसकी वजह से हिमालय पर्वत के कुछ भाग टर्न हो जाता है या मुड़ जाता है, और कुछ श्रेणियां या पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। अभी तक जो हम मुख्य हिमालय देख रहे थे उसका विस्तार पश्चिम से पूर्व था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ था, जबकि पूर्वांचल वाला जो सेक्शन है उसका विस्तार या एक्सटेंशन नॉर्थ से आपको ईस्ट, नॉर्थ से आपको साउथ की तरफ मिलेगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों में ये जो बहुत सारी पहाड़ियां हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, इन्हीं को कलेक्टिवली सम्मिलित रूप से
पूर्वांचल कहा जाता है। कौन कौन सी पहाड़ियां इसमें, तो ये देखिए यहाँ पर पटकाई बुम नाम की पहाड़ियां हैं जो आपको आपके एटलस में भी मिलेंगी। ये पटकाई बुम नाम की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश और इनका थोड़ा सा भाग नागालैंड में है। तो मेनली अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा भाग नागालैंड में। उसके अलावा है नागा हिल्स, नागा पहाड़ियां। नागा पहाड़ियों के अलावा है मणिपुर पहाड़ियां, मणिपुर में है। मिजो पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियों के अलावा है त्रिपुरा पहाड़ियां, त्रिपुरा हिल्स। फिर यहाँ पर नागालैंड और मणिपुर और असम के जो बॉर्डर रीजन है वहां पर एक श्रेणी है जिसका नाम है बराइल पहाड़ियां, बराइल हिल्स। तो ये वाली जो रेंजेस हैं पटकाईबोम, नागा, मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा और बराइल, ये पूर्वांचल का पार्ट है। मेघालय में जो गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां हैं वो पूर्वांचल का पार्ट नहीं है। वो किसका भाग है, वो मेघालय पठार के ऊपर है, मेघालय प्लाटो के ऊपर है। तो पेनिनसुलर प्लाटो रीजन का पार्ट है वो, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां, क्योंकि ये मेघालय पठार का भाग है। इसी तरह से असम में मिकिर और रेंगमा नाम की जो पहाड़ियां हैं ये भी पठारों का भाग है, क्योंकि करबी आंगलोंग नाम का एक पठारी क्षेत्र है उसका हिस्सा इसको मानते हैं। तो ये असम की और मेघालय की जो पहाड़ियां हैं वो हम पूर्वांचल में इंक्लूड नहीं कर रहे। तो पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ियां इंक्लूडेड है वो देखिए। पूर्वांचल कहते हैं किसको है, उत्तर से दक्षिण तक जिन पहाड़ियों का विस्तार है, हिल्स, उत्तर पूर्वी राज्यों में, उन्हीं को सम्मिलित रूप से हम पूर्वांचल कहते हैं। और इसमें सम्मिलित हैं एक तो पटकाईबुम, और ये पटकाईबुम जो पहाड़ी है ये स्थित है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में मेनली, और थोड़ा सा सेक्शन इसका नागालैंड में भी है। फिर राज्यों के नाम पर ही पहाड़ियों के नाम है, नागा पहाड़ियां जिन्हें नागा हिल्स कहते हैं, नागालैंड में है। फिर है मणिपुर पहाड़ियां जो कि मणिपुर में है। मिजो पहाड़ियां जो कि मिजोरम में है। त्रिपुरा पहाड़ियां जो कि त्रिपुरा में है। और उसके अलावा बराइल पहाड़ी या बराइल हिल्स। और ये जो बराइल पहाड़ियां हैं ये मुख्य रूप से नागालैंड और मणिपुर के सीमा क्षेत्र पर हैं, और ये नागा पहाड़ियों और मणिपुर पहाड़ियों को बिल्कुल अलग करती है, सेपरेट करती है। तो ये प्रमुख पहाड़ियां हैं जो पूर्वांचल में सम्मिलित है। तो पूर्वांचल क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत जो पहाड़ियां हैं उन्हीं को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल कहते हैं। द हिल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड पूर्वांचल विच इंक्लूड्स दीज हिल्स। अब देखिए पूर्वांचल वाला हिस्सा कैसे बना, कब बना। तो जिस तरह से हमने देखा कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से बना है, ये वाला जो सेक्शन है पूर्वांचल वाला ये अलग प्लेटों के अभिसरण से बना है। इंडियन प्लेट तो है ही, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और साइड में जो छोटी सी बर्मा प्लेट है उसके कन्वर्जेंस से ये पूर्वांचल वाला भाग बना है। तो ये भी एक नवीन वलित पर्वत है, पर इसका निर्माण जो हुआ है ये बर्मा प्लेट के और भारतीय या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह सकते हैं आप, इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से बने हैं। और म्यांमार में इसी पूर्वांचल वाला जो सेक्शन बना है इसी तरह से आगे विस्तृत है म्यांमार में एक पर्वत जिसका नाम है अराकन योमा, अराकन योमा। तो ये पूर्वांचल जो है ये अराकन योमा पर्वत का ही भाग माना जाता है। तो इसी अराकन योमा पर्वतीय क्षेत्र का फिर आगे जब पानी में विस्तार हो जाता है तो उससे बनते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिनका ऊपरी जो छोटा छोटा भाग है हमें द्वीपों के रूप में नजर आता है, आइलैंड्स के रूप में दिखता है। तो कुल मिलाकर ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वांचल वाला ये कैसे बना है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट के अभिसरण से। अब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन वाला प्लेट वाला सेक्शन कहाँ पर है, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है इस डायग्राम में तो यहाँ देखिए, ये मान लीजिए इंडिया वाला भाग है, यहाँ पर ये बांग्लादेश वाला कुछ हिस्सा है, यहाँ आगे आ जाता है म्यांमार वाला पार्ट, और यहाँ पर ये जो पूर्वांचल है इसी का विस्तार आगे यहाँ अराकन योमा के रूप में, और उसको भी आगे और एक्सटेंड कर दे तो यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये सब एक ही तरह से बने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी प्लेट है जिसका नाम है बर्मा प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट वाला जो हिस्सा है उनके कन्वर्जेंस से, अभिसरण से यहाँ ईस्टर्न साइड में ये माउंटेन्स बने हैं।
अब ये पर्वतीय क्षेत्र जो बने हुए हैं यहाँ, ये पहाड़ियां, इन पहाड़ियों में यदि हम देखें तो नागा पहाड़ियां जो है उनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारामती। सारामती पहाड़ी के अलावा ये जो यहाँ पर मीजो पहाड़ियां हैं, सारामती नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। मीजो पहाड़ियां जो है उनको एक और नाम से बुलाया जाता है, इनका नाम लुसाई पहाड़ियां भी है। मीजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियां भी कहते हैं। और इस मीजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है ब्लू माउंटेन, हिंदी में भी इसको ब्लू माउंटेन ही कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है ब्लू माउंटेन का फांगपुई, इसीलिए फांगपुई नाम का नेशनल पार्क यहाँ मीजो पहाड़ी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। और ये जो बराइल श्रेणी आपको यहाँ दिख रही है, ये बराइल श्रेणी नागा पहाड़ियों को और मणिपुर पहाड़ियों को दोनों को पृथक करती है, सेपरेट करती है। ये यहाँ पर बराइल पहाड़ियाँ, ये नागा पहाड़ियों को और मणिपुर पहाड़ियों को अलग करने वाली पहाड़ी है। तो प्री वगैरह में पूछा जाए तो बराइल पहाड़ियों का नाम याद रखना आपको। अब देखिए ये जो सारी पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ये मेनली बनी है बालू पत्थर से, सैंडस्टोन से बनी हुई पहाड़ियां हैं। और सैंडस्टोन जो है इसका अपरदन या इरोजन काफी ज्यादा होता है, इसीलिए काफी इरोडेड फॉर्म में है। और ये पहाड़ियां जब अपरदन होता है तो पहाड़ियों के बीच में जो घाटी क्षेत्र है वहाँ कई सारे अनकंसोलिडेटेड या असंगठित रूप से आपको पत्थर के टुकड़े मिलेंगे, क्योंकि ये बालू पत्थर जो है या सैंडस्टोन जो है ये काफी इरोड होकर नीचे घाटी क्षेत्र में इसके कई सारे टुकड़े जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सैंडस्टोन से बनी पहाड़ियां हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहां पर भारी वर्षा प्राप्त होती है मॉनसून पवनों द्वारा। तो मॉनसून विंड्स की, जैसे मैंने पहले स्नो लाइन के टाइम पे बताया था कि ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न पार्ट में कम बारिश होती है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, उत्तर पूर्वी राज्य, इनमें काफी भारी बारिश होती है, मॉनसून पवनों के द्वारा ये वर्षा प्राप्त होती है। तो अब ये कैसे हो रही है भारी बारिश, तो देखिए मॉनसून पवनों की दो प्रमुख शाखाएं आकर वर्षा करती हैं। एक तो है बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक है अरब सागर की शाखा। ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यहाँ वर्षा लेकर आती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है मॉनसून की, वो यहाँ आकर सीधे काफी ज्यादा मात्रा में वर्षा करती है, क्योंकि ये जो है ये काफी कोस्टल रीजन के पास में ही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और माउंटेन है। माउंटेन जब बैरियर के जैसे होते हैं तो वो विंड्स को रोक लेते हैं, और विंड्स वहीं माउंटेन से टकराने के बाद वहीं पर उसी पर्टिकुलर एरिया में काफी अच्छी बारिश करती है। तो यहाँ पर माउंटेन्स होने की वजह से और मानसून विंड सीधा आकर स्ट्राइक करती है, इसकी वजह से यहाँ काफी हैवी रेनफॉल होती है। जहां बारिश ज्यादा होगी वहां वेजिटेशन की ग्रोथ, वनस्पति का विकास भी बहुत ज्यादा होगा। तो इस एरिया में वेजिटेशन की ग्रोथ भी ज्यादा होती है इस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और इसीलिए आपने सुना होगा वनों की दृष्टि से काफी संपन्न है ये उत्तर पूर्वी राज्य। काफी सारा फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है, वेजिटेशन की ग्रोथ ज्यादा है। और सघन वनस्पति के साथ साथ यहाँ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए कई सारे नेशनल पार्क्स वगैरह जो हैं वो यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। तो जैव विविधता की दृष्टि से और वनस्पति की दृष्टि से ये काफी संपन्न क्षेत्र है, बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, क्योंकि रेनफॉल अच्छी खासी होती है। उसके साथ साथ ये जो बायोडाइवर्सिटी रीजन होते हैं, यदि किसी जैव विविधता संपन्न क्षेत्र को खतरा हो और धीरे धीरे उसकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो रही हो, तो उस स्थिति में उसे एक संकट वाली सूची में या लिस्ट में डाल दिया जाता है। और इस संकट वाली सूची का नाम है 36 हॉटस्पॉट्स हैं विश्व के, मतलब उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो वर्ल्ड लेवल पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की एक लिस्ट है। हॉटस्पॉट्स वो रीजन्स हैं जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है पर उस बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। तो हॉटस्पॉट को जैव विविधता तप्त स्थल भी कह सकते हैं। जैव विविधता तप्त स्थल वो होते हैं जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा है पर उस जैव विविधता को खतरा है, इसी वजह से संकटग्रस्त स्थिति में होने के कारण उसको सूची में डाला जाता है। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य जो है इनमें वनस्पति ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा है, पर निरंतर इस जैव विविधता को खतरा है, इसके कम होने की या इसको नुकसान पहुंचने की संभावनाएं हैं। इसी वजह से ये विश्व के 36 तप्त स्थलों में, जैव विविधता तप्त स्थलों में सम्मिलित है। वर्ल्ड के जो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उसमें ये इंक्लूडेड है। तो हॉटस्पॉट में सम्मिलित होना कोई अच्छी बात नहीं होती है,
और यदि हम यहाँ कंजर्वेशन के, संरक्षण के उपाय ज्यादा करें तो भविष्य में ये यहाँ 36 हॉटस्पॉट से निकल सकता है ये पूर्वांचल वाला भाग, और निकलना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए इंडिया को। अब देखिए यहाँ एक टर्म और हम डिस्कस करेंगे, ये टर्म है मोलेसिस बेसिन। मोलेसिस बेसिन जो है ये मिजोरम में पाया जाता है, और मिजोरम खास तौर पे इसके लिए विख्यात है। मिजोरम में, बाकी सब राज्यों में भी है, पर मिजोरम में जो सैंडस्टोन हिल्स है या पहाड़ियां हैं बालू पत्थर से बनी हुई, उनका अपर्दन होता है, जिसकी वजह से इन पहाड़ियों के बीच में जो घाटी क्षेत्र है, जिसको बेसिन भी कह सकते हैं, उस बेसिन क्षेत्र में कई सारे चट्टानों के असंगठित टुकड़े मिलते हैं, सेडिमेंट्स मिलते हैं, और इन्हीं सेडिमेंट्स को कहते हैं मोलेसिस बेसिन। तो ये मोलेसिस बेसिन मिजोरम में पाया जाता है, असंगठित चट्टानी अवसादों से बना बेसिन, या फिर ऐसा बेसिन जो अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बना हो, छोटे छोटे पीसेस जो हैं, टुकड़े अलग अलग बिखरी हुई अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो ये प्री वगैरह में कहीं पूछा जाए कि मोलेसिस बेसिन कहाँ पाया जाता है, कौन सा राज्य में फेमस है मोलेसिस बेसिन, तो मिजोरम के मोलेसिस बेसिन जो है वो फेमस है। तो ये हो गया पूर्वांचल। तो पूर्वांचल में यदि आपको कहीं 5 नंबर में 2 नंबर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? उसमें आपको ये लिखना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियों के समूह को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल कहते हैं। इन पहाड़ियों का निर्माण भारतीय तथा बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। बालू पत्थर से बनी ये पहाड़ियां काफी जैव विविधता और वनस्पति संपन्न है, क्योंकि इस क्षेत्र में काफी ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। ये विश्व के 36 तप्त स्थलों में भी सम्मिलित है। मोलेसिस बेसिन आपको हर बार नहीं बताना, स्पेशली पूछा जाए तभी आपको बताना, अदरवाइज मेंशन नहीं करना है। और यहाँ की प्रमुख पहाड़ियों के आप नाम लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द हिल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ are collectively called Purvanchal, and they are formed by the convergence of Indo-Australian and Burma plate, and they are formed of sandstone. They are biodiversity and vegetation rich hills because they receive heavy amounts of rainfall, and they are also a part of 36 hotspots of the world. So इस तरह से आपको ये मेंशन करना है। तो अब हिमालय पर्वतीय प्रदेश के तीनों भाग हम कर चुके हैं। ट्रांस हिमालय देख लिया हमने, मुख्य हिमालय हमने देख लिया, और पूर्वांचल भी हमने देख लिया। पर हिमालय पर्वतीय प्रदेश को समझाने का ये एक ही तरीका नहीं है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 2 तरीके से समझाया जाता है। एक तो भौगोलिक विभाजन होता है, जियोग्राफिकल डिवीजन, दूसरा होता है रीजनल डिवीजन, प्रादेशिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भौगोलिक विभाजन में क्या आता है? एक तो होता है ट्रांस हिमालय जियोग्राफिकल डिवीजन में, मेन हिमालय एंड पूर्वांचल। ये तीनों पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो अभी हमने केवल ज्योग्राफिकल डिवीजन देखा है। दूसरा डिवीजन कौन सा होता है? तो दूसरा डिवीजन होता है जिसमें कश्मीर हिमालय, जिसमें प्रादेशिक आधार पर, रीजन्स के बेसिस पर हमने नाम दिए हैं हिमालय के सेक्शंस को। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, उत्तर पश्चिमी भाग में कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश वाला जो भाग है उसको कश्मीर हिमालय कहते हैं। उसके बाद उत्तराखंड वाला जो पार्ट है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। फिर आगे आ जाता है नेपाल हिमालय, उसके आगे आ जाता है असम हिमालय। तो रीजन्स के, सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो डिवाइड करते हैं हिमालय को, तो उसको कहते हैं प्रादेशिक विभाजन, जिसमें ये 4 हिमालय, कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल एंड असम हिमालय। अब इसको हमें डिस्कस करना है। तो अब रीजनल डिवीजन या प्रादेशिक विभाजन देखते हैं हिमालय का। देखिए, प्रादेशिक विभाजन यदि देखें तो ये नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया जाता है। रिवर्स जो है उनके बीच में जो माउंटेन के सेक्शन है उनको अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे पहला भाग जिसको यहाँ पे देखना है हमें, वो देखिए सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर। आपको याद है इंडस रिवर कहाँ से बहती है? ट्रांस हिमालय की 2 रेंजेस के बीच में बहती है, लद्दाख और दूसरी जो है जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से जो इंडस रिवर आती है, इंडस रिवर से सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी जो है, उनके बीच में जो हिमालय का पार्ट है, सिंधु के, इंडस रिवर के ठीक साउथ में कौन सी रेंज आएगी? यहाँ जास्कर रेंज। उसके बाद ग्रेट हिमालय आ जाएंगे, फिर पीर पंजाल वाला, धौलाधर वाला सेक्शन आ जाएगा, उसके बाद शिवालिक वाला सेक्शन आ जाएगा। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनको सम्मिलित रूप से कहते हैं कश्मीर हिमालय, क्योंकि यहाँ का मेजर जो स्टेट है वो कश्मीर है। हालांकि इस वाले सेक्शन में पंजाब का भी कुछ थोड़ा सा पार्ट है, इसलिए इसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का भी कुछ पार्ट है, इसलिए इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। मेनली कश्मीर हिमालय कहा जाता है। यहाँ जो रेंजेस हैं वो है जास्कर, ग्रेट हिमालय,
ये पीर पंजाल धौलाधर वाला सेक्शन और ये शिवालिक। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है रीजनल बेसिस पर, प्रादेशिक आधार पर, वो सतलज और यहाँ पर एक और नदी है जिसका नाम है काली। सतलज और काली नदी के बीच में ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक वाली रेंजेस जो है उनको कलेक्टिवली कहते हैं कुमाऊं हिमालय। और ये कुमाऊं हिमालय वाला भाग मुख्यतः उत्तराखंड में है। यहाँ पे ये तीनों रेंजेस हैं, आगे तक तीनों रेंजेस ही चलेंगी, बिल्कुल ईस्ट तक भी। फिर काली से लेकर यहाँ एक नदी है जिसका नाम है तीस्ता। काली और तीस्ता नदी के बीच वाला जो सेक्शन है जो मेनली नेपाल में है, जिसका थोड़ा सा सेक्शन यहाँ सिक्किम में है और छोटा सा भाग यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल में भी मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नेपाल वाले सेक्शन में जो विस्तृत है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि ज्यादातर इसका विस्तार किसमें है, नेपाल में है। वही तीनों रेंजेस हैं यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट जो पार्ट है, ये वाली रिवर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी भी कहा जाता है, दिहांग। तो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच में या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो सेक्शन है उसको कहा जाता है असम हिमालय, क्योंकि यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सबसे प्रोमिनेंट स्टेट कौन सा है, असम। और यहाँ पर भी ये 3 रेंजेस हैं और ये है 4 सेक्शंस या 4 प्रादेशिक भाग जो प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन देखते हैं। उसमें ये 4 भाग हम देखते हैं, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। और इस रीजनल डिवीजन में हम अगर देखें तो जो अभी तक हमने पढ़ा है एग्जैक्टली वही सेम चीजें, बस लिखने का तरीका या समझाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अभी तक हम एक एक रेंज को लेकर पढ़ रहे थे, अब क्या करेंगे, एक एक सेक्शन को लेकर पढ़ेंगे, एक एक भाग को देखेंगे। तो क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए अब ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है, वेस्टर्न पार्ट में चौड़ाई ज्यादा है और ईस्टर्न पार्ट में, पूर्वी भाग में आते आते चौड़ाई काफी कम हो जाती है। और ऊंचाई की यदि बात करें तो सभी श्रेणियों की हाइट यहाँ नेपाल वाले सेक्शन में ऊंचाई सबसे ज्यादा है, उसके बाद वापस से ऊंचाई कम हो जाती है। तो देखिए ये रीजनल डिवीजन है और इसमें आप देखिए हाइट सबसे ज्यादा नेपाल वाली तरफ है। अब ये एक एक सेक्शन हम उठा के पढ़ेंगे, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कश्मीर हिमालय। तो देखिए ये 4 है, इनमें से कश्मीर हिमालय, कुमाऊं, नेपाल और असम, इनमें से कश्मीर हिमालय डिस्कस करते हैं। अब देखिए कश्मीर हिमालय जो है इसमें यदि देखा जाए कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो सबसे पहले इंडस रिवर, सिंधु नदी से लेकर और सतलज नदी जो है वहां तक इसका विस्तार है। और यहाँ पे जो रेंजेस है ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई है ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यदि हम देखें कश्मीर हिमालय वाला जो भाग है इसका विस्तार, ये जो रेंजेस है ये लगभग फैली हुई है 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर। तो ये पश्चिम से पूर्व इनका विस्तार 560 किलोमीटर का है। ये 560 किलोमीटर आपको याद करना है। यहाँ कौन कौन सी रेंजेस है, तो यहाँ की अगर श्रेणियों की हम बात करें, इंडस के ठीक साउथ में है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के अलावा आगे है ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय, फिर आ जाता है मध्य हिमालय और फिर आ जाता है शिवालिक। आपको याद है शिवालिक के और मध्य हिमालय के काफी सारे प्रादेशिक नाम हैं। मिडिल हिमालय को, मध्य हिमालय को यहाँ पीर पंजाल कहा जाता है, तो पीर पंजाल भी इसी सेक्शन का भाग है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, धौलाधर, तो धौलाधर भी इसी भाग का हिस्सा है। उसके अलावा शिवालिक श्रेणी की जो जम्मू पहाड़ियां हैं वो भी यही इसी का हिस्सा है। जम्मू पहाड़ियों के अलावा यहाँ पे जास्कर और ये वाला जो पूरा रीजन है, कुछ हमने जो पासेस किए थे दर्रे अभी हमने डिटेल में देखे नहीं, बट जो डिस्कस किया था कि ग्रेट हिमालय में कुछ दर्रे हैं, बुर्जिला, जोजिला, वो जो पासेस हैं वो इसी सेक्शन का हिस्सा है, इसी भाग का हिस्सा है। तो ये वाला जो पार्ट है इसकी अगर हम एक एक करके चीजों को देखें तो रेंजेस कौन सी है, कितनी चौड़ाई है यहाँ की, ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये वो भाग है हिमालय का जिसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि पश्चिमतम हिस्सा हिमालय का सबसे ज्यादा चौड़ा है। अब देखिए कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है। अब लद्दाख एक अलग से डिवाइड हो गया है, तो लद्दाख भी हर जगह मेंशन करना है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर है उसको अलग से। तो ये जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है ये वाला पार्ट। इस पार्ट में अच्छा, इसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सेक्शन इसका पंजाब में भी है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश में भी है। फिर मैक्सिमम विड्थ यहीं पर देखने को मिलती है, सर्वाधिक चौड़ाई यहाँ पर है, क्योंकि पश्चिम में हिमालय चौड़े हैं, पूर्व में जाते जाते इनकी चौड़ाई कम हो जाती है। हाइट की अगर बात करें तो यहाँ से धीरे धीरे हाइट हिमालय की बढ़ना शुरू होती है,
ऊंचाई जो है पश्चिम से बढ़ती है, मध्य भाग में हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, फिर पूर्व में जाते जाते वापस कम हो जाती है। तो इस सेक्शन में ग्रेजुअली हाइट बढ़ती है, धीरे धीरे ऊंचाई हिमालय की बढ़ती है। रेंजेस कौन कौन सी है यहाँ पर, तो जास्कर है, पीर पंजाल है, इस तरह की श्रेणियां यहाँ पर है। धौलाधर भी इसी का पार्ट है, जम्मू पहाड़ियां भी इसी का पार्ट है। फिर पासेस कौन से हैं यहाँ पर, जोजिला, बुर्जिला, जो सब हमने जम्मू कश्मीर वाले जितने भी पासेस हैं वो सब इसमें आएंगे। उसके अलावा यहाँ हाइट जो है, ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती है इस हिमालय की भाग की। तो कश्मीर हिमालय अगर आपको डिफाइन करना हो या लिखना हो कहीं, तो आप सिंपल सा लिखेंगे हिमालय का यह भाग सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच 560 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। पंजाब हिमालय तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जास्कर, वृहद हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, जम्मू पहाड़ियां, ये सब इसी का भाग है। इस भाग में चौड़ाई सबसे ज्यादा पाई जाती है तथा क्रमिक रूप से हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है। इस तरह से आप अपने नोट्स में और आंसर में लिख सकते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो दिस पार्ट ऑफ हिमालय एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडस अप टू सतलज रिवर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 560 किलोमीटर. It spreads in Jammu Kashmir, Ladakh, Punjab and Himachal Pradesh states. It includes ranges like Jaskar, Great Himalaya, Pir Panjal, Dhauladhar, Jammu Hills, etc. And the width of Himalaya is maximum in this region and height gradually increases. So, and this is also called Punjab and Himachal Himalaya. तो ये पहला सेक्शन हो गया रीजनल डिवीजन का। अब दूसरा भाग देखते हैं रीजनल डिवीजन का, प्रादेशिक जो पार्ट है, विभाजन। इसमें देखिए ये है सतलज नदी, दूसरी यहाँ पर नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है एक नदी जिसका नाम है काली नदी। सतलज और काली के बीच वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय मुख्यतः उत्तराखंड में ही विस्तृत है। तो कुमाऊं हिमालय की अगर बात करें, उत्तराखंड में इसका विस्तार है, उत्तराखंड में। और अगर इसका हम पश्चिम से पूर्व तक का इसका एक्सपेंशन देखें कितने किलोमीटर तक फैला है, तो ये 320 किलोमीटर तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। 320 किलोमीटर सबसे छोटा सेक्शन है, सबसे छोटा विस्तार जो प्रादेशिक आधार पर है वो इसी कुमाऊं हिमालय वाले सेक्शन का है, सबसे कम विस्तार इसका है। इसमें अगर ऊंचाई देखें तो वही ग्रेजुअली क्रमिक रूप से धीरे धीरे ऊंचाई जो है बढ़ती है इस वाले भाग में। उत्तराखंड में है मुख्यतः, तो उत्तराखंड के जो भी पासेस हैं वो इसी का हिस्सा है। जैसे उत्तराखंड में है लिपुलेख, माना, नीति, वो सब जो पासेस हैं वो इसका हिस्सा है, इस वाले हिमालय वाले पार्ट का। और ये उत्तराखंड वाला जो भाग है इसी में फेमस ग्लेशियर्स है जिनसे नदियां निकलती है। जैसे गंगा नदी जो है वो भी उत्तराखंड से निकलती है, यमुना नदी वो भी उत्तराखंड से निकलती है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, इस तरह के जो ग्लेशियर्स है मेजर, जहाँ से इंडिया की मेजर रिवर्स निकलती हैं, प्रमुख नदियां, वो इसी भाग का हिस्सा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जो है तीर्थ स्थल, पिलग्रिमेजेस या ये जो रिलीजियस टूरिज्म के लिए जो फेमस है वो भी कुमाऊं हिमालय का भाग है। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्लस इस कुमाऊं हिमालय में बहुत सारी ऊंची चोटियां भी हैं। और यहाँ की ऊंची चोटियों की अगर बात करें तो यहाँ नंदा देवी नाम की ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड की एक सबसे प्रमुख और सबसे ऊंची चोटी क्षेत्र है। तो ये नंदा देवी का नाम याद रखना है, कई बार पूछा जाता है नंदा देवी के नाम, उत्तराखंड में है। नंदा देवी के अलावा यहाँ पर केदारनाथ नाम की चोटी है, बद्रीनाथ नाम की चोटी है, त्रिशूल है, कामेट है, इस तरह की कई सारी पीक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, चोटियां यहाँ देखने को मिलती है। तो देखिए कुमाऊं हिमालय की डिटेल्स, 320 किलोमीटर विस्तृत है। और कश्मीर हिमालय से इसकी हाइट ज्यादा है क्योंकि कश्मीर हिमालय वाले सेक्शन में हाइट बढ़ना शुरू हुई थी, अब उत्तराखंड वाले पार्ट में और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद उत्तराखंड में है मुख्यतः कई सारी चोटियां इसका भाग है, जैसे कि नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब इसका हिस्सा है। हिमनद है यहाँ पे, गंगोत्री, यमुनोत्री, जिनसे नदियां निकल रही है भारत की, और तीर्थ स्थल है। तो यदि आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है तथा यह कश्मीर हिमालय से ऊंचा भाग है। और चौड़ाई सामान्य सी पाई जाती है यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाती है।
यह भाग मुख्यतः उत्तराखंड में है तथा कई प्रमुख चोटियां यहाँ पाई जाती है। यहाँ कई प्रमुख तीर्थ स्थल भी हैं और भारत के प्रमुख हिमनद, जिनसे भारत की प्रमुख नदियां निकलती हैं, वो भी इसी हिमालय का भाग है। यह हिमालय का सबसे छोटा विस्तृत भाग है, यह सबसे छोटा भाग है विस्तार के हिसाब से अगर देखें तो। दिस पार्ट ऑफ हिमालय extends from Satluj up to Kali over a distance of 320 km. It is mainly located in Uttarakhand. It contains various peaks like Nanda Devi, Kamet, Trishul, etc. Many glaciers are found here, such as Gangotri, Yamunotri, which are major source of rivers of India, and many pilgrimages are also located here. So ये सब आप लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड नोट्स बनाए तब। अब तीसरा जो पार्ट है हिमालय के प्रादेशिक भागों में, तीसरा जो भाग है उसको देखते हैं। काली नदी से लेकर और यहाँ पर तीस्ता नदी तक ये वाला जो सेक्शन है हिमालय का, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। इसमें भी 3 श्रेणियां हैं। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा विस्तार इसी नेपाल हिमालय वाले भाग का हुआ है। नेपाल हिमालय जो है सबसे ज्यादा विस्तृत है। कितने किलोमीटर तक इसका विस्तार है, तो इसका एक्सटेंशन अगर देखें तो ये 800 किलोमीटर इसका विस्तार है, 800 किलोमीटर। और ये जो है सबसे ज्यादा विस्तृत एक्सटेंडेड पार्ट है, इसका ज्यादातर पोर्शन नेपाल में है, इसीलिए इसको नेपाल हिमालय नाम मिला है। अदरवाइज इंडिया में अगर देखें तो छोटा सा भाग इसका पश्चिम बंगाल में भी है, यहाँ दार्जिलिंग पहाड़ियां वगैरह जो है वो इसी का हिस्सा है। सिक्किम का भी छोटा सा भाग इसमें सम्मिलित है। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल में है, वैसे मेनली नेपाल में ही है। इस भाग में आते आते हिमालय की चौड़ाई काफी कम हो जाती है, विड्थ तो कम हो जाती है हिमालय की और ऊंचाई सबसे ज्यादा हो जाती है। तो हिमालयन माउंटेन्स की सबसे ज्यादा हाइट हमें कहाँ देखने को मिलती है, नेपाल हिमालय वाले सेक्शन में देखने को मिलती है। और इसी नेपाल हिमालय वाले भाग में विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलती है, और वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो नेपाल हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है। उसके अलावा अन्य ऊंची चोटियां भी हैं, जैसे यहाँ पर सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर रीजन पर है कंचनजंगा। और उसके अलावा नेपाल में कई सारी पीक्स हैं, जैसे अन्नपूर्णा है, मकालू है, धौलागिरी नाम की चोटी है। तो इस तरह से कई सारी चोटियां नेपाल में भी हैं। आप एटलस में देखिएगा, आपको कई सारी पीक्स मिलेंगी। अगर इंडिया के मैप में ना मिले तो नेपाल के मैप में भी आप देख सकते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट पार्ट है, बट इसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है इस वाले सेक्शन में, और मेनली नेपाल में है, इसलिए इंडिया से रिलेटेड ज्यादा कोई चीज इसमें है नहीं। तो ये देखिए नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में फैला है, मेनली नेपाल में, थोड़ा सा सेक्शन सिक्किम में, और पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग पहाड़ियों वाला हिस्सा है वो इसका भाग है। और सिक्किम की कौन सी है, कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर रीजन पे है। हाईएस्ट रेंज है, सर्वोच्च श्रेणी है, वर्ल्ड की भी सर्वोच्च श्रेणी इसी में है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी इसमें है। चौड़ाई काफी कम हो जाती है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, इस तरह की कई सारी ऊंची चोटियां आपको देखने को मिलती है। तो देखिए धौलागिरी जो है, धौलागिरी नाम की चोटी नेपाल में है, जबकि धौलाधर नाम की जो पीक है, वो पीक क्या रेंज श्रेणी जो है वो हिमाचल प्रदेश में। तो धौलाधर और धौलागिरी में कंफ्यूज नहीं होना है कभी। तो ये हो गए नेपाल हिमालय। अब जो लास्ट भाग है रीजनल डिवीजन का, उसको हम देखेंगे, जो कि है असम हिमालय। अब देखिए असम हिमालय कहाँ है, तो ये असम हिमालय वाला भाग तीस्ता नदी से लेकर और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है, दिहांग। तीस्ता से दिहांग तक यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स होंगे या कौन कौन सी कंट्रीज होंगी वो देखिए। इसे असम हिमालय कहते हैं। ये यहाँ पर 3 रेंजेस है, आगे जाकर तीनों रेंजेस मर्ज हो जाती है, बिल्कुल आपस में बहुत नजदीक आ जाती है, चौड़ाई बहुत कम है। तो ये हिमालय का वो भाग है जिसकी चौड़ाई सबसे कम पाई जाती है, सबसे सकड़ा भाग है, नैरो पार्ट। अब इसका अगर हम विस्तार देखें तो ये पश्चिम से पूर्व तक 720 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है, 720 किलोमीटर। यहाँ पर हिमालय आता आता जो है हिमालय की चौड़ाई बहुत ज्यादा कम हो जाती है और ऊंचाई भी धीरे धीरे कम होने लगती है। कौन से राज्यों में है, तो ये एक तो सिक्किम में है, यहाँ पर भूटान में है, इसका थोड़ा सा सेक्शन यहाँ असम के पास बॉर्डर रीजन पे भी थोड़ा सा देख सकते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में। तो मेनली जो इसका एक्सटेंशन है वो सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में, और थोड़ा सा टच करते हुए जाता है असम वाले सेक्शन को।
तो ये जो है असम हिमालय वाला भाग है, जिसमें ग्रेजुअली हाइट धीरे धीरे कम होती है, चौड़ाई सबसे ज्यादा कम देखने को मिलती है। तो ये असम हिमालय में यही मुख्य चीज है। अब अगर हम जितने हमने हिमालय के सेक्शंस देखे हैं, आपने जो पहला भाग देखा वो कितना किलोमीटर दूरी तक विस्तृत था? 560 किलोमीटर। दूसरा उत्तराखंड वाला जो आपने देखा 320 किलोमीटर। नेपाल वाला जो देखा आपने 800 किलोमीटर। और अभी असम हिमालय वाला जो देखा 720 किलोमीटर। अगर आप इन सबको जोड़ें, 560 को, 320 को, 800 को और 720 को, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल 2400 किलोमीटर होगा। और पहले भी हमने बात की है कि हिमालय जो है उसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है। तो वही 24 किलोमीटर्स को हमने यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखा। तो नेपाल हिमालय जो है उसमें अगर देखें उसका पार्ट कौन कौन से रेंजेस या इसका भाग है, तो आपको याद होगा सिक्किम की जो डोकिया माउंटेन है, मध्य हिमालय को डोकिया कहते हैं, तो वो इसी भाग असम हिमालय का पार्ट है। भूटान का जो ब्लैक माउंटेन है वो भी असम हिमालय का भाग है। अरुणाचल प्रदेश में जो दाफला, मिसमी, अबोर, मिरी पहाड़ियां हैं वो भी इसी असम हिमालय का पार्ट है। बोमदिला, नाथुला, जलीपला, वो जो पासेस हैं दर्रे, वो सभी इसी असम हिमालय का भाग है। यहाँ पर चौड़ाई कम है और हाइट धीरे धीरे गिरती जाती है, कम होती जाती है। तो ये है असम हिमालय 720 किलोमीटर में विस्तृत। इन सिक्किम में, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश और थोड़ा सा असम में सबसे कम चौड़ाई है, हाइट धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसको यदि एक्सप्लेन करना हो तो आप वही लिखेंगे कि यह तीस्ता नदी से दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच विस्तृत भाग है, 720 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत भाग है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है और क्रमिक रूप से ऊंचाई जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। दाफला, मिसमी, अबोर, मिरी जैसी कई पहाड़ियां इसका भाग है और उसके साथ साथ डोकिया, ब्लैक माउंटेन वगैरह भी इसी का हिस्सा है। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं असम हिमालय में। तो अब हमने जो माउंटेन हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, दो आधार पर उसका डिवीजन देख लिया, भौगोलिक आधार पर भी और रीजनल या प्रादेशिक आधार पर भी। आज जो है आप प्रादेशिक वाला अच्छे से रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, इसके नोट्स बनाइए। कल मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मेजर पासेस हैं हिमालय में, हिमालय की इम्पोर्टेंस क्या है, हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम कल की जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।